चैप्टर खत्म हो गया था हमारा। यहाँ पे हमारा एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश खत्म हो गया था, राइट? तो आज लॉ करना है, मतलब लॉ में क्या क्या हो चुका है हमारा? एक चैप्टर हो चुका है। हाँ जी, तो इसमें हमारा CS वाला चैप्टर हो चुका है, ये वाला, है ना? आज हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ टॉट्स, पेज नंबर 240। हाँ जी, सो सेटल डाउन फास्ट, अपने बैग से फ्री हो जाओ, बातों से फ्री हो जाओ और फोन से फ्री हो जाओ, जल्दी से सेटल हो जाओ। प्लीज गेट बंद करो। यू शिफ्ट, ये सीट क्यों छोड़ी है लास्ट में? शिफ्ट। So this is the chapter we gonna start today, that is law of torts. Tort is something, a very new word to all of you. Shift. टॉट जो है आप सबके लिए बहुत ही नया वर्ड है, पहली बार सुन रहे हो। तो टॉट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले यही जान लेते हैं। टॉट का मतलब होता है रॉन्ग, गलत। किस प्रकार का गलत? सिविल रॉन्ग। विच टाइप ऑफ रॉन्ग? सिविल रॉन्ग। बाहर ही देखना, पेपर में भी जब क्वेश्चंस आ रहे होंगे ना, तो आता तो होगा नहीं आंसर, हम बाहर ही देखेंगे। तो टॉट कौन सा रॉन्ग है? सिविल रॉन्ग। टॉट कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है? फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है। कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है? फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है, विच इज टॉर्टम। विच इज टॉर्टम। वेट यू टेक दिस चेयर इन द सेकेंड रो, यहाँ पीछे, हाँ करो, बैठ जाओ यहीं पे। यू टेक दिस चेयर हियर, सिट डाउन। तो टॉट जो है कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है? लैटिन वर्ड। कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है? लैटिन वर्ड। कौन सा लैटिन वर्ड है? टॉर्टम। कौन सा लैटिन वर्ड है? टॉर्टम। टॉट कहां से डिराइव हुआ है? पेपर में आएगा तो हमें बोलना है लैटिन वर्ड। कौन से लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है? टॉर्टम। टॉर्टम का मतलब क्या है? रॉन्ग। कौन सा रॉन्ग? सिविल रॉन्ग। ठीक है, अब टॉट की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी गई है? टॉट की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2M। किसमें? सेक्शन 2M। कौन सी एक्ट? लिमिटेशन एक्ट 1963। लिमिटेशन एक्ट 1963 में टॉट की डेफिनेशन दी गई है। एक्सक्यूज मी, शिफ्ट योर चेयर। एक बार बेटा आपको भी खड़ा होना, ये वाली चेयर पे बैठ जाओ। तो टॉट की डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2M में दे रखी है। कौन से सेक्शन में? 2M। कौन सी एक्ट? लिमिटेशन एक्ट 1963। कौन सी एक्ट? लिमिटेशन एक्ट 1963। वापस बोलेंगे, अभी तक हमने क्या पढ़ा? टॉट कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है?
कौन सा लैटिन वर्ड? टॉटम का क्या मतलब है? टॉट का कौन सा सेक्शन है? विच एक्ट? सेक्शन कौन सा है? अब डेफिनेशन क्या है? क्या डेफिनेशन दे रखी है टॉट की? टॉट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। टॉट एक प्रकार का सिविल रॉन्ग है जो ना तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ना तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ना तो नॉट एक्सक्लूसिवली मतलब ना तो। टॉट एक सिर्फ सिविल रॉन्ग है भाई, वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना नहीं होता और वो ट्रस्ट तोड़ना भी नहीं होता। ब्रीच मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक करना। तो टॉट की डेफिनेशन में बोला है टॉट एक सिविल रॉन्ग है जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना नहीं होता और ट्रस्ट तोड़ना नहीं होता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपनी अलग एक एक्ट है और ट्रस्ट के लिए भी अपनी एक अलग एक्ट है। ठीक है, सबने लिख लिया इस पे नेम और नंबर अपना? इज एनीबडी लेफ्ट? यू प्लीज रजिस्टर ले लें और लिख भी लें साथ साथ। अब क्या है, हमें ना अलग अलग ऑथर्स ने डॉट की डेफिनेशन दी गई है। सैलमन ने कुछ कहा, फ्रेजर ने कुछ कहा, विनफील्ड ने कुछ कहा। हमारा सब्जेक्टिव पेपर नहीं है तो हमें डेफिनेशंस याद करने की जरूरत भी नहीं है। हमारा एमसीक्यू पेपर है तो हम उसकी शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं कि यार अगर किसी भी डेफिनेशन में मुझे ना अनलिक्विडेटेड वर्ड दिखाई दे गया ना तो मैं समझ जाऊंगा ये डेफिनेशन सैलमन ने दी है। लिख लो, सैलमन के आगे सर्कल लगा लो अनलिक्विडेटेड पे, क्योंकि बात तो वही कहेगा ना कि टॉट होता क्या है। हमें समझना है टॉट होता क्या है, हमें रटनी क्यों है डेफिनेशंस, हम नहीं रटेंगे। सैलमन की डेफिनेशन का कीवर्ड है अनलिक्विडेटेड। जिस भी डेफिनेशन में अनलिक्विडेटेड होगा वो डेफिनेशन सैलमन ने दी गई है। कीवर्ड्स हमें हमेशा वो बनाने चाहिए जो दूसरी डेफिनेशन में नहीं आ रहे। ठीक है, फ्रेजर की डेफिनेशन का कीवर्ड है रेम। रेम, रेम मतलब होता है पब्लिक, पब्लिकली, पब्लिक, रेम। विनफील्ड की डेफिनेशन का कीवर्ड है रीड्रेसेबल, रीड्रेसेबल। विनफील्ड की डेफिनेशन का कीवर्ड है रीड्रेसेबल। क्लियर? क्या पढ़ा, दोबारा रिवाइज करते हैं। टॉट कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है? कौन सा लैटिन वर्ड? टॉट कौन से सेक्शन का है? कौन सी एक्ट? सैलमन की डेफिनेशन का कीवर्ड? विनफील्ड का? थप्पड़। रट्टू तोता नहीं बनना है। मैं लाइन वाइज थोड़ा पूछती रहूंगी हर बार। नीचे वाला पूछा है मैंने, विनफील्ड का, फ्रेजर का, और कौन सी टॉट की डेफिनेशन क्या है वो पता होनी चाहिए। टॉट इज अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, विच इज नॉट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच का क्या मतलब है, समझ आया अभी तक? अब टॉट को फुलफिल करने के लिए कि यार कुछ गलत हो रहा है, ये हम कैसे प्रूव करेंगे? इसके लिए ना 3 कंडीशंस है। ये 3 कंडीशंस पूरी होंगी तो ही हम कहेंगे इसके साथ टॉट हुआ है। अगर इस 3 कंडीशन में से एक भी कंडीशन मिसिंग होगी तो हम नहीं मानेंगे कि उसके साथ टॉट हुआ है। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है? रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, कुछ गलत होना चाहिए भाई अगले के साथ। रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, कुछ गलत होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है उस रॉन्गफुल एक्ट से लीगल डैमेज होना चाहिए। उस रॉन्गफुल एक्ट से क्या होना चाहिए? लीगल डैमेज। सिर्फ डैमेज नहीं बोला मैंने क्या बोला है? लीगल डैमेज होना चाहिए। और उस लीगल डैमेज कोर्ट की नजरों में भी डैमेज होना चाहिए, और वो हमें उस डैमेज की क्या देगा? लीगल रेमेडी, सोल्यूशन भी देगा, सामने वाले को पनिशमेंट्स देगा या मुझे कंपनसेशन दिलवाएगा। तो रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, लीगल डैमेज होना चाहिए और लीगल रेमेडी होनी चाहिए। ये 3 कंडीशंस हैं टॉट को फुलफिल करने के लिए। सपोज करो यहां पे वी हैव अ कोचिंग इंस्टीट्यूट बाय द नेम ऑफ नितेश कुमार जायसवाल CS क्लासेस,
and there are numerous institutes as well in Lakshmi Nagar. सब अपनी मेहनत का कमा रहे हैं, सब अपनी मेहनत का खा रहे हैं, बट क्या किया कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री ने, कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट्स ने फीस कम कर दी, बिल्कुल फ्री कर दी, गिरा दी फीस बिल्कुल, कि बस स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाए. और फीस इज़ द बिगेस्ट, मनी इज़ एवरीथिंग, फीस बहुत बड़ी चीज़ होती है. तो वो देख के स्टूडेंट्स चले भी गए वहाँ, जिसकी वजह से ऑब्वियसली हमारा यूएसपी वाज सीएस, वी आर द बेस्ट इंस्टीट्यूट हेयर इन दिल्ली. तो हमारा स्टूडेंट काउंट गिरा बिकॉज फ्री देख के बच्चे वहाँ गए. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे साथ टॉट हुआ है? क्वेश्चन समझ आया? क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे साथ ये टॉट हुआ है? क्यों? रॉन्ग तो हुआ है ना मेरे साथ. पहला क्लॉज क्या है? रॉन्ग. मानते हो रॉन्ग हुआ है? सब मान रहे हैं रॉन्ग हुआ है. देन क्यों नहीं है टॉट? मेरे सोचो कितने स्टूडेंट्स चले गए, तो डैमेज तो हुआ है मुझे. लीगल करेंसी जा रही है, तुमसे करेंसी तो ले रही थी, लीगल करेंसी तो जा रही है मेरी, गला खाली हो रहा है. बट देन क्वालिटी ऑल्सो मैटर्स ना. फीस कम करके हम सारी चीज़ों को ऐसे ही पढ़ा दें, मेहनत ना करें. प्रूव योर सेल्फ. यू आर परस्यूइंग एज अ लीगल एडवाइजर, देन यू हैव टू प्रूव अ लॉट. जज इतनी जल्दी थोड़ा ना मान जाता है यार, प्रूव करो. How this is not a legal damage? How? You are saying this is not a legal damage, right? मान लिया चलो मैंने कि हाँ यार डैमेज हुआ है, गला जरूर खाली हो रहा है, पर लीगल डैमेज नहीं है. प्रूफ करो. अपने बच्चों को थोड़ा ना ले रहे. तो बच्चे तो यहीं से जा रहे हैं ना, यहीं आते थे सारे. इसका एक्ट तो बड़े सारे लगा सकती हूँ मैं अभी. सो गाइज आर राइट कि लीगल डैमेज नहीं है, पर डैमेज तो है. मेरी फीस तो जा रही है ना, और मेरी स्टूडेंट स्ट्रेंथ कहाँ 100-200 हुआ करती थी, अब कम हो रही है बिकॉज उसने फीस 0 कर दी है, राइट? तो डैमेज तो हुआ है, बट दिस डैमेज इज नॉट कंसिडर्ड एज लीगल डैमेज बिकॉज शी सेड इट्स राइट. बस मैं इसे कंफ्यूज कर रही थी, क्योंकि कॉम्पिटिशन इज ऑलवेज वेलकम्ड इन एन इंडस्ट्री. कंपटीशन हमेशा कर सकता है कोई भी, कैसे भी. कोई फ्री में बेचे, सैंपल बेचे, CSWT फ्री में बेच रहा है ताकि एग्जीक्यूटिव में एडमिशन हो जाए, कोई तकनीकें हों, कुछ भी हो, या इसीलिए फ्री में बेच रहा है कि आज दूसरे को ख़त्म करना है. बस कुछ भी डर्टी चीज़ें कर रहे हैं लोग. तो ये डर्टी चीज़ें जितनी भी लोग कर रहे हैं, इससे डैमेज ज़रूर हो रहा है, बट ये डैमेज लीगल डैमेज नहीं है, क्योंकि वो मेरे स्टूडेंट्स का कॉलर पकड़ के यहाँ से उठा के अपने इंस्टीट्यूट में नहीं रख रहा है ना, अपने आप जा रहे हैं वो फ्री देख के. तो दिस इज अ डैमेज, बट दिस इज नॉट अ लीगल डैमेज. लॉ की नजरों में डैमेज नहीं है, क्योंकि कंपटीशन इज ऑलवेज अ हेल्दी थिंग विच इज देयर इन अ इंडस्ट्री. तो डैमेज हुआ है, सिंपैथी मेरे साथ है जजेस की, बट रेमेडी नहीं है, क्योंकि वो डैमेज मानते ही नहीं है. क्लियर? दिस इज़ अ वेरी फेमस केस स्टडी, जो ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल केस स्टडी होती है. जैसे मैंने यहाँ इंस्टीट्यूट में बैठे, इसलिए मैंने इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल लेके बनाई है, बट ये स्कूल में हुआ था ऐसा. दिस इज़ अ वेरी फेमस केस स्टडी, ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल केस स्टडी ऑफ टॉट. ठीक है? तो उस केस स्टडी में भी ऐसे ही हुआ था. साथ में स्कूल खोल लिया, फीस बिल्कुल 0 कर दी या फिर कम कर दी, जिसकी वजह से उस स्कूल के बच्चे उठ के दूसरे स्कूल में चले गए. लॉस हुआ स्कूल को, स्कूल ने केस करा, तो जज ने बोला भाई कंपटीशन है, कोई भी स्कूल खोल सकता है, कोई भी फीस कम कर सकता है, यू विल नॉट बी गेटिंग अ रेमेडी. ठीक है? समझ आया?
तो 3 कंडीशंस अच्छे से समझ आई हैं? कौन कौन सी 3 कंडीशंस हैं? अब सब लोग ध्यान से दिमाग लगा के रॉन्गफुल एक्ट को पढ़ेंगे, रीड करेंगे लाइन बाय लाइन, कुछ पूछना होगा तो पूछेंगे। और दिस ब्राउनिश ऑरेंज टी शर्ट, क्या नाम है आपका? क्या कलर है? मुझे नहीं आता कलर। ब्राउन है, ऑरेंज है, ब्राउन ही लग रहा है। क्या नाम है? आयुष। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाली हूँ, थोड़ा फोकस दे देना आप क्लास में। रॉन्गफुल एक्ट पढ़ेंगे सब लोग। एक्सक्यूज मी, आस्क द स्टाफ को बुलाना एक बार अंदर। अच्छा बैठे रहो, एक काम करना, ये चेयर पकड़ना, ध्यान से इसको मारना मत। प्रीति, जब भी स्टूडेंट भेजो तो खुद आओ, पहले चेयर अरेंज करो, और अब से चेयर ना ऐसे अरेंज करना। कल से तो बैच डिवाइड हो जाएगा, बट स्टिल जब भी स्टूडेंट भेजो तो एटलीस्ट एक स्टाफ भेजो ना पहले। हाँ, जो मैंने अंडरलाइन करी है, बॉक्स बनाई है, अभी समझाऊंगी वो। अब क्या है, लीगल डैमेज, रॉन्गफुल एक्ट होना जरूरी है, चाहे उससे डैमेज हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट सरकार की नजर में अगर कुछ गलत हुआ है तो वो टॉर्ट है, चाहे उस गलती से चोट लगी हो, चाहे उस गलती से नुकसान हुआ हो या नहीं हुआ हो। दिस इज दिस लाइन, वेदर लॉस रिजल्ट्स फ्रॉम सच वायलेशन और नॉट। चाहे चोट लगी हो, नुकसान हुआ हो या ना हुआ हो, पर गलत गलत है लॉ की नजरों में। गोली चलाना गलत है, सामने वाला मरा हो या गोली मिस हो गई हो वो हमें मतलब नहीं है, पर गोली चली कैसे ये गलत है। क्लियर? सबको समझ आया रॉन्गफुल एक्ट? नेक्स्ट, लीगल डैमेज। लीगल डैमेज लॉ की नजरों में डैमेज होना चाहिए, लॉ की नजरों में डैमेज होना चाहिए, दैट इज लीगल डैमेज। अब लीगल डैमेज ना 2 टाइप की है, डैमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डैमनम। क्या है? डैमनम, डैमनम मतलब क्या होता है? डैमनम, डैमनम मतलब होता है डैमेजेस, साइन मतलब होता है विदाउट, इंजूरिया मतलब होता है इंजरी। तो ये क्या बन गया? डैमेजेस विदाउट इंजरी। डैमेज हुए हैं पर इंजरी नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ। अब जो मैंने केस बताया था अभी इंस्टीट्यूट वाला, उसमें मुझे डैमेजेस हुए थे, लीगल नहीं है यहाँ पे वर्ड, सिर्फ डैमेज है। डैमेजेस हुए थे। क्या डैमेजेस हुए थे? मनी लॉस हुआ मेरा, कस्टमर लूज हुआ मेरा, है ना, क्लाइंट लॉस हुआ मेरा, डैमेजेस तो हुए मेरे, पर क्या मुझे लीगल इंजरी हुई है?
क्या ये लॉ की नजरों में गलत है? नो। तो क्या ये टॉट होगा? नहीं। तो ये क्या बात कहते हैं डैमनम साइन इंजूरिया में? डैमनम साइन इंजूरिया में कहते हैं कि हम मानते हैं कि आपको डैमेजेस हुए हैं, पर क्या वो डैमेजेस लीगल डैमेजेस है, जिसके लिए एक और वर्ड है इंजरी। क्या ये डैमेजेस लीगल डैमेजेस है? नहीं। तो जब लीगल डैमेजेस नहीं है तो क्या आपको लीगल रेमेडी मिल रही होगी? तो अगर ना लीगल डैमेजेस है ना लीगल रेमेडी है तो क्या ये टॉट होगा? नो। तो क्या डैमनम साइन इंजूरिया टॉट होता है? नो। इसमें डैमेजेस जरूर होते हैं, पर सिर्फ आपको मिलती है इसमें सिंपैथी, और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो, ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल वाला। डन, हटा दूं। अब है इंजूरिया साइन डैमनम। ये क्या हो गया? इंजरी विदाउट डैमेज। इसमें रॉन्गफुल एक्ट हुआ है, रॉन्गफुल एक्ट हुआ है, लीगल इंजरी हुई है, डैमेज हुआ है। ये केस हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नुकसान हो सकता है हुआ हो, नुकसान हो सकता है नहीं हुआ हो, पर तब भी ये क्या है? टॉट है। और टॉट है तो आपको क्या मिलेगी? रेमेडी। जैसे सपोजिडली रात को मेरे घर एक कोई चोर घुसा, एंड आई हैव सीन दैट इन द कैमरा कि रात को मेरे घर चोर आया था, पर सुबह उठ के या रात को हमें कुछ नहीं पता चला, कुछ चोरी नहीं हुआ हुआ, ना कुछ चोरी हुआ हुआ, ना किसी का मर्डर हुआ हुआ, बस हमें कैमरे में पता चला यार हमारे घर रात को कोई घुसा था। तो क्या ये जो सिचुएशन है इसमें मेरे साथ रॉन्ग हुआ है? यस। क्या रॉन्ग हुआ है? पर्सनल सेफ्टी, है ना, सेफ्टी की दिक्कत है, सिक्योरिटी की दिक्कत है। क्या ये लीगल इंजरी है जिसे कहते हैं ट्रेसपासिंग, बिना किसी के परमिशन के किसी की प्रॉपर्टी पे घुसना इस ट्रेसपासिंग, ये गलत है। क्या मुझे कोई डैमेज हुआ है? नहीं हुआ। क्या मुझे रेमेडी मिलेगी? मिलेगी। क्या ये टॉट है? ठीक है, समझ आया, सिचुएशन समझ आई। पर चोरी तो नहीं हुई थी मैम, क्या रेमेडी ले हो गया? रॉन्गफुल एक्ट तो हुआ है ना, चोरी नहीं हुई है। हो सकता है आज सिर्फ ये देखने आया हो कि मैंने लॉकर रखा हुआ कहाँ है, मैं चाबी कहाँ रख के सोती हूँ, है ना, कुछ भी देखने आया हो सकता है कि कहाँ कोई कुत्ता वुत्ता तो नहीं है जो रात को मुझे काट लेगा, कल आऊँगा चोरी करने। तो आज प्लानिंग प्लॉटिंग करने आया हो, कल आके चोरी कर ले, तो चोरी करे इससे पहले मैं उसे सज़ा दिला दूँ ना। वेट थोड़ा ना करूँगी कि आज चोरी नहीं हुआ तो चलो छोड़ो, घुसा था ऐसे ही भूल गया होगा, अपना घर टाप के आया है मेरे घर, है ना, ऐसा तो नहीं सोच सकते ना। तो ये गलत था। ठीक है, लिख लो यहाँ पे, वहाँ पे जैसे ग्लूकोस्टर लिखा, यहाँ पे क्या लिखोगे? ट्रेसपासिंग। ट्रेसपासिंग का मतलब सबको समझ आया? किसी की परमिशन के बिना किसी की प्रॉपर्टी पर घुसना। दोनों समझ आए? डैमनम साइन इंजूरिया एंड इंजूरिया साइन डैमनम। नाम मुश्किल लग रहे थे पर समझ आ गए, इतने अच्छे से समझाया है, पर तब भी तुम जब पेपर में करने आते हो ना कंफ्यूज हो जाते हो, डैमनम वाला है यार ये या इंजूरिया वाला है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना और थोड़ा ब्रेक देना,
ऐसे लिख लेना चाहें, क्योंकि अगर आप ऐसे लिखोगे आपको समझ आ जाएगा, गलती मत करना। और जो भी आप पढ़ रहे हो CSEET में, अपने सेंसेस को ओपन करके पढ़ना, ये सारा का सारा बिगर वर्जन में एग्जीक्यूटिव में आपके CS एग्जीक्यूटिव में सारे चैप्टर्स हैं ये वाले जो आप अभी पढ़ रहे हो। सब सब्जेक्टिव है, बल्कि वहां पे ऑब्जेक्टिव यहां दोगे, वहां सब्जेक्टिव दोगे, और वहां भी मैं ही पढ़ाऊंगी। तो अगर आंसर नहीं दोगे और मुझसे पढ़कर गए हुए हो तो छित्तर और खाओगे, क्योंकि सब पढ़ाया हुआ मैंने, और बोलोगे अरे हमें तो आता ही नहीं, वहां जाके गजनी हो जाते हो पता नहीं कैसे 2-3 महीनों में ही। तो ध्यान से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर हम वो वहां जाके भूल जाएंगे, फिर दोबारा वही सब, और मतलब मुझे बेस दोबारा पढ़ाना पड़ेगा हायर लेवल तक पहुंचने के लिए। तो ऐसा नहीं करना ना हमें। तो हर चीज बहुत ध्यान से पढ़नी है। समझ आया? अभी जो हमारा टीचिंग स्टाइल है वो MCQ बेस्ड है। जब हम सब्जेक्टिव में पढ़ेंगे तो सब्जेक्टिव तरीके से पढ़ेंगे, हर चीज का काम करने का तरीका अलग होता है। ठीक है? तो आपको भी अपनी मैनर वही बनानी है। अभी आपको नोट्स नहीं बनाने बैठ के यहां पे। अभी CSEET इज नॉट फॉर नोट्स, CSEET इज फॉर लाइन टू लाइन, because any line can come as a MCQ in your exam. So your module is very important. नोट्स हमें तब बनाने होते हैं जब हमें आंसर खुद लिखना है, तो हम अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे, मुझे 5 बातें बस पता हो, राइट? तो हमें उस हिसाब से पढ़ाई करनी है, जैसा हमारा एग्जाम पैटर्न है। लिख लिया है ये सबने? हमारी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से कोई भी लाइन उठ के आ जाएगी, यहां से ये आ जाएगा, डैमनम मीन्स हार्म, लॉस और डैमेज इन रिस्पेक्ट ऑफ डैश डैश डैश, मनी, कंफर्ट एंड हेल्थ। किसी भी चीज का नुकसान हो सकता है, डैमेज, चाहे पैसे का हो, चाहे कंफर्ट का हो, चाहे हेल्थ का हो। फिर इंजूरिया मीन्स इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट कन्फर्ड बाय लॉ ऑन द प्लेंटिफ। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट मतलब राइट को छीन लेना। इन्फ्रिंजमेंट मतलब होता है छीन लेना, उस राइट को छीन लेना जो सरकार ने, कोर्ट ने किसको दी है थी, प्लेंटिफ को दी थी, और आपने वो राइट उससे छीन ली। जैसे मुझे राइट ऑफ, फंडामेंटल राइट है ना, राइट ऑफ सेफ्टी, राइट ऑफ सिक्योरिटी, जब मेरे घर में कोई घुस रहा है तो मेरी ये राइट छीनी जा रही है ना, तो वो इन्फ्रिंज हुई है मेरी राइट, और मेरी राइट छीनी गई है तो मैं कंप्लेन करूंगी। तो जो कंप्लेन करता है वो होता है प्लेंटिफ, और जो अपने आप को बचाता है कि नहीं मैंने ये नहीं किया, वो होता है डिफेंडेंट। जिसने कंप्लेन करी होती है वो कौन होता है? प्लेंटिफ। और जो अपने आप को बचा रहा होता है, अपने खिलाफ सबूत दिखा, अपने खिलाफ नहीं, अपने फेवर में सबूत दे रहा होता है, वो होता है डिफेंडेंट। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का मतलब हमेशा पता होना चाहिए। ठीक है? ये पैराग्राफ पढ़ेंगे सब लोग, डैमनम, साइन, इंजूरी, और देखो कुछ पूछना है। सेल्फ रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेलिंग इट अगेन एंड अगेन, पहली क्लासेस में भी मैंने बताई है, बिकॉज यू नीड टू प्रैक्टिस द रीडिंग, बिकॉज एग्जीक्यूटिव में देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट, इतनी मोटी मोटी बुक्स होती हैं, तो पढ़ोगे नहीं, पढ़ के समझ नहीं पाओगे तो कोई फायदा नहीं है। मैं आपको लाइन बाय लाइन करके पढ़ा सकती हूँ, शायद आपसे जल्दी पढ़ा दूंगी, बट मैं चाहती हूँ ये प्रैक्टिस आपको डेवलप करनी है, पढ़ने की प्रैक्टिस आपको डेवलप करनी है। सब कुछ क्लास में पढ़ाऊंगी, बट पढ़ाऊंगी आपसे। जो पूछना हो, जो लाइन पूछनी हो पूछो।
अब आपको लॉस होना जरूरी है, बट जरूरी नहीं है कि लॉस कितना बड़ा हुआ हो। छोटे से छोटा लॉस भी लॉस माना जाता है लॉ की नजरों में, और बड़ा लॉस भी लॉस ही होता है। ठीक है, तो सब्सटैंशियल मतलब होता है चाहे छोटे से छोटा नुकसान हुआ हो या ना ही भी हुआ हो, पर आपकी राइट छीनी गई है तो वो नुकसान है। CID, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया कभी देखा है? तो यार ये पता तो कराना उनका काम है ना। मुझे पता है मेरे घर चोरी हुई है, मुझे नहीं पता किसने की है, तो कंप्लेन करूंगी, पता तो वही लोग करेंगे। डैमेज उसमें एसेक्ट्रा भी लिखा हुआ है आगे, किसी भी प्रकार का डैमेज। ये 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उन्होंने। हो सकता है मनी का नुकसान हुआ, हो सकता है कंफर्ट का नुकसान हुआ, हो सकता है हेल्थ का नुकसान हुआ, या कोई और नुकसान हुआ। नुकसान इज नुकसान, बट लॉ की नजरों में नुकसान होना चाहिए। बहुत ध्यान से पढ़ना है पूरा पैराग्राफ। जिसको जरा सा भी समझ नहीं आता वो मुझसे पूछेगा, ये नहीं सोचेगा यार सामने वाला क्या सोचेगा। तुम्हें नहीं सोचना सामने वाला क्या सोचेगा, उसे सोचने दो। जो कंप्लेन करता है, मैंने अगर आपके खिलाफ कंप्लेन करी है तो मैं प्लेंटिफ हूं, आप डिफेंडेड हो। पढ़ लिया? बढ़े आगे। इंजूरिया साइन डैमनम पढ़ो। ये पढ़ना स्टार्ट करो, वो वाली लाइन। इट मीन्स इंजरी विदाउट डैमेज, वेयर देयर इज नो डैमेज रिजल्टेड येट इट इज एन इंजरी। डैमेज नहीं है पर तब भी इंजरी है, क्या कहलाता है? टॉर्ट कहलाता है। उसमें क्या हुआ है? इन्फ्रिंजमेंट हुई है राइट की, आपकी राइट छीनी गई है। कई राइट्स इतनी इंपॉर्टेंट होती है, ये लाइन क्या लिखी है, कई लाइन्स इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि आपको प्रूफ देने की भी जरूरत नहीं होती, वो बिना प्रूफ के भी टॉर्ट के अंडर एक्शनेबल होती है। आप कंप्लेन कर सकते हो बिना प्रूफ के भी, एक्शनेबल अंडर टॉर्ट। एक्शनेबल का क्या मतलब होता है? एक्शनेबल पर से, विदाउट एनी प्रूफ। ये पैराग्राफ पढ़ो, देखो कुछ पूछना है? When there is an invasion of absolute private right of an individual. Invasion मतलब क्या होता है? इंटरफेयर करना। जब आप किसी की भी प्राइवेट राइट पर, जो उसकी राइट्स है, इंटरफेयर करते हो और सामने वाले को इंजरी हो जाती है उस वजह से, तो प्लेंटिफ आपके अगेंस्ट केस कर सकता है, चाहे उसको कोई डैमेज हुआ हो या ना हुआ हो। दिस इज दिस लाइन। अच्छा सुनो, मिस्टर ए है, मिस्टर ए वोट देने गया था, वोट दे भी आया था, और उसने जिस भी पार्टी को वोट दिया,
पता नहीं कैसे, बाद में उसे पता चला, पता नहीं कैसे उसका वोट वहां से हटा दिया गया था, उसका वोट बैंक से हटा दिया गया था। बट अल्टीमेटली जिस पार्टी को उसने वोट दिया था वही पार्टी जीत गई। तो क्या उसके साथ गलत हुआ है? क्या ये टॉट है? टॉट क्यों है? सबसे पहले रॉन्गफुल एक्ट हुआ है, फिर लीगल डैमेज हुआ है। लीगल डैमेज क्या है? राइट टू वोट। फिर क्या रेमेडी मिलेगी? यस, लीगल रेमेडी मिलेगी। क्लियर? तो ये इंजूरिया साइन डैमनम है या डैमनम साइन इंजूरिया है? इंजरी विदाउट डैमेजेस। विदाउट डैमेजेस क्यों? क्योंकि वही पार्टी जीत गई उसने जिसको वोट देना था, पर इंजरी तो हुई है। इंजरी क्या हुई है? उसका वोट छीन लिया गया, और ये बहुत बड़ी हमारी डेमोक्रेटिक राइट है जो हमसे छीनी नहीं जा सकती। क्लियर? समझ आया सबको? लीगल रेमेडी पढ़िए। एक मिनट रुको, पहले पढ़ने से पहले मैं ये समझा दूं क्या होता है। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस वो डैमेजेस होता है जो पहले से डिसाइडेड नहीं है। जैसे अगर हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं ना, तो पहले से डिसाइडेड होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो उसका 2% ऑफ अमाउंट, 5% ऑफ अमाउंट हम सीज कर लेंगे। ठीक है, ऐसे पहले से डिसाइडेड होता है कि अगर प्रॉपर्टी ले रहे थे तो स्टार्टिंग में बयाना देते हैं, एडवांस मनी देते हैं, तो वो एडवांस मनी आपको वापस नहीं मिलेगा अगर आप डील नहीं करते हो। ये पहले से डिसाइडेड होती हैं चीज़ें। बट टॉट में ना डैमेजेस पहले से डिसाइडेड नहीं होते हैं। टॉट के डैमेजेस ना अनलिक्विडेटेड होते हैं। अनलिक्विडेटेड मतलब इंसिडेंट होने के बाद डिसाइड होंगे कि हम उससे कितना डैमेज लेंगे। सपोजिडली आपको किसी ने मुक्का मारा, आपके 4 दांत टूटे या 3 दांत टूटे, उस पर डिपेंड करेगा ना कि आप कॉम्पनसेशन कितना लोगे। पहले से तो ये डिसाइड नहीं हो सकता कि कोई मुक्का मारेगा तो इतना कॉम्पनसेशन है, नहीं ना। तो ये वो कॉम्पनसेशन होता है जो इंसिडेंट के बाद डिसाइड किया जाता है। तो जो कॉम्पनसेशन इंसिडेंट के बाद डिसाइड किया जाता है उसको बोला जाता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। क्या बोला जाता है? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। लिख लो पहले होता क्या अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, फिर लीगल रेमेडी पढ़ना सब। और टॉट में हमेशा अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का लिखने के बाद ये रीड करेंगे सब लोग यहां तक।
पढ़ा? बढ़े आगे? कुछ पूछना है? इंजंक्शन अभी आगे आएगा। स्टे ऑर्डर होता है इंजंक्शन। जैसे सपोज करो कोई बिल्डर बना रहा है फ्लोर, बट उसने कोई ना कोई रेरा की बात को इग्नोर करा है। रेरा पता है क्या होता है? रेरा इज जो बिल्डर फ्लोर्स वगैरह पे अथॉरिटी होती है। तो रेरा की बात को इग्नोर किया है तो रेरा आके उस पर ताला लगा देगी, इंजंक्शन कर देगी, स्टे ऑर्डर लगवा देगी कि अब आगे काम नहीं हो सकता। स्टे ऑर्डर लगवा देना मतलब काम रुकवा देना, इंजंक्शन कर देना। अभी आगे डिटेल में आएगा। नेक्स्ट इज मेंस-रिया। मेंस-रिया क्या एक का मैक्सिम है? एक्टस नॉन फेसिट रेओम निसी मेंस इट रिया। क्या मैक्सिम है? एक्टस नॉन फैसिट रेओम निसी मेंस इट रिया। ठीक है, दिस इज द मैक्सिम फॉर द मेंस-रिया। मेंस-रिया का मतलब होता है इन अ वेरी लेमैन लैंग्वेज गिल्टी माइंड। तो लॉ बोलती है कि अगर आपका एक्शन गलत है पर आपका माइंड गिल्टी नहीं था, आपका मोटिव उसे मारना नहीं था, तो आपने क्राइम नहीं किया है। आपने जो किया है वो गलती से हुआ है, बाय चांस हुआ है, आप क्रिमिनल नहीं हो। तो आपका एक्शन भी गलत होना चाहिए और आपका माइंड भी गलत होना चाहिए, तब जाके एक्शन और माइंड दोनों मिलेगा, गिल्टी होगा, तब जाके आपका इंसिडेंट क्राइम होगा या क्राइम नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा। सपोजिटली मेरे घर में कोई जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है और मेरे घर के एंट्रेंस पे मैंने एक वास रखा हुआ है और वो नहीं मान रहा है, जस्ट शटिंग द डोर ऑन हिज फेस, बट नहीं मान रहा, वो स्टिल पुश कर रहा है और वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। तो द वास विच वॉज देयर ऑन द एंट्रेंस ऑफ द डोर, आई जस्ट पिक्ड इट अप एंड मार दिया मैंने उसे। और जब मैंने उसे वास मारा तो वो क्या करें, उसका कोमा में चला गया। मारते नहीं है ना, कोमा में चला गया, बेहोश हो गया था। मुझे लगा बस बेहोश ही हुआ है, बट वो एक्चुअल में पता नहीं कैसे कोमा में चला गया। अब मेरी क्या गलती है? क्या मैं जिम्मेदार हूं? क्या मैं जेल जाऊंगी? क्या कोई मुझे जेल भेज सकता है? नहीं। क्यों? मैंने अपने डिफेंस में किया था, पर मेरा एक्शन तो गलत था। क्या नहीं था? मेंस-रिया। एक्शन गलत था बट मेंस-रिया नहीं था, गिल्टी माइंड नहीं था। मैं ये सोच के नहीं बैठी थी, वास इसीलिए नहीं रखा था डोर पे कि कोई आएगा तो मारूंगी, है ना, वो तो मैंने डेकोरेशन के लिए रखा था। मेरा माइंड गिल्टी नहीं था, तो इसलिए मैं क्रिमिनल नहीं हूं। मैंने अपने आप को बचाने के लिए किया, विच इज सेल्फ डिफेंस। ठीक है, समझ आया आपको? मेंस-रिया गिल्टी माइंड होना जरूरी होता है। ठीक है, विथ द मैक्सिम सेज दैट द एक्ट इटसेल्फ क्रिएट्स नो गिल्ट इन द एब्सेंस ऑफ गिल्टी माइंड। अगर गिल्टी माइंड ही नहीं है तो आपका एक्शन भी गलत नहीं है, आपने सेल्फ डिफेंस में किया है ये चीज। ठीक है, तो मैक्सिम का क्या मतलब है? द एक्ट इटसेल्फ क्रिएट्स नो गिल्ट इन द एब्सेंस ऑफ गिल्टी माइंड। ठीक है, इविल मोटिव होना जरूरी है गलत करने के लिए। अगर इविल मोटिव नहीं है तो आपने गलत नहीं किया। क्लियर? ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नीचे आ जाओ। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ टॉट। टॉट अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें से पहला टॉट है बैटरी। बैटरी मतलब होता है किसी पर भी फोर्स अप्लाई करना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अगर मैं किसी पर भी फोर्स अप्लाई कर रही हूं, चाहे इतनी हल्की सी फोर्स क्यों ना हो, चाहे तेज का धक्का क्यों ना हो, फोर्स इज फोर्स। अगर मैं किसी पे भी फोर्स अप्लाई कर रही हूं, चाहे उसे चोट लगे या ना लगे, जरा सी फोर्स अप्लाई करना भी क्या है? टॉट है। जो तुम अपने दोस्ती यारी में आते हो, पीछे से ऐसे
टैप करते हो शोल्डर पे, वो भी बैटरी है, फोर्स अप्लाई करी है आपने, चाहे हल्के से करो चाहे तेज से करो, दैट इज टॉट। तो बैटरी क्या है? एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, कोई भी फोर्स अप्लाई करना, कितनी भी ट्रिवियल क्यों ना हो फोर्स, ट्रिवियल मतलब छोटी से छोटी, कम से कम, थोड़ी से थोड़ी फोर्स अप्लाई क्यों ना करी हो, पर फोर्स इज फोर्स। चोट लगी हो नहीं लगी हो, डैमेज हुआ हो नहीं हुआ हो, उससे मतलब नहीं है, फोर्स अप्लाई हुई है तो वो बैटरी है, और बैटरी एक प्रकार का टॉर्क है। यस, क्लियर? पढ़ो बैटरी, देखो यही लिखा है, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। कम से कम, थोड़ी सी थोड़ी, किसी को गुस्से में टच करना भी बैटरी है। सपोज करो दिस गर्ल, व्हाट्स योर नेम? रितिका बिल्कुल फैन के नीचे बैठी है और मुझे ऐसा लग रहा है फैन ना गिरने वाला है, तो मैं एकदम से आई और मैंने इसको धक्का दिया, ठीक है, और ये पीछे हो गई, पीछे गिर गई, और जब ये पीछे गिरी तो इसको चोट लग गई, बोल देते हैं, चलो चोट लग गई, कितनी लगी वो हम डिस्कस नहीं करते, चोट लग गई, ठीक है, और फैन उसके बाद एक्चुअल में नीचे गिर गया, तो क्या मैंने टॉट अप्लाई किया है? गिल्टी माइंड नहीं था, मैंने जो किया वो इसको बचाने के लिए किया। अभी तो थोड़ी चोट लगी है, हो सकता है फ्रैक्चर हो गया, हो सकता है 2 दांत टूट गए हो सकता है कहीं स्क्रैच आ गया हो, बट पंखा गिर जाता तो फिर तो कुछ हो जाता, तो मैंने उसको कुछ से बचाया और बस उसको थोड़ी सी चोट लगी, बट मैंने तो फोर्स अप्लाई करी है, बट मेरा गिल्टी माइंड नहीं है। पहली बात, मेरा गिल्टी माइंड नहीं है, दूसरी बात, मेरे पास लीगल जस्टिफिकेशन है कि मैंने उसको इसलिए धक्का दिया कि उस पर पंखा ना गिर जाए। तो जब ये दोनों चीज़ें हैं तो मैंने टॉट अप्लाई नहीं किया, ये मुझ पे केस नहीं कर सकती, ठीक है, कर भी देगी तो मैं ही जीतूंगी, ठीक है, वैसे भी मैं जीतूंगी और वैसे भी मैं जीतूंगी। नेक्स्ट इज असॉल्ट। असॉल्ट मतलब होता है डराना या धमकाना। मैंने बस जेब से पिस्टल निकाली है, उतनी देर में ही बंदा डर जाएगा ना, चलाऊं या ना चलाऊं, तो डैट डराना एंड धमकाना इज असॉल्ट। डराना धमकाना क्या होता है? असॉल्ट होता है, और ये एक प्रकार का टॉट है, ठीक है, एक प्रकार का क्या है? टॉट। मैंने मुक्का सिर्फ नोज तक लेके आई हूं, मारा नहीं है, तो दिस इज असॉल्ट। थप्पड़ दिखाया है, मारा नहीं है, दैट इज ऑल्सो असॉल्ट, ठीक है। डराना धमकाना किसी भी प्रकार का, रोड पे जा रहे थे और चारों तरफ ऐसे बाइक घूमे जा रही है आसपास, कुछ भी नहीं किया, 4 राउंड बाइक ने किया और वो चली गई बाइक, पर ये भी क्या है? असॉल्ट, डराया धमकाया। ऑब्वियसली एकदम से इमेजिन करो ना वो सीन कि आप बीच में खड़े हो और एक बार बाइक, 2-3 बाइक्स आपके आसपास घूमे जा रही हैं, तो दैट इज असॉल्ट, ठीक है। किसी भी प्रकार का डराना धमकाना इज असॉल्ट। और बैटरी होने से पहले हमेशा क्या होता है? असॉल्ट होता है। फोर्स अप्लाई करने से पहले आपने कुछ किया होगा ना, एक्शन, तो वो जो एक्शन किया उससे बंदा डरा तो होगा, तो वो असॉल्ट होगा। पहले असॉल्ट होता है या पहले बैटरी होता है? पहले असॉल्ट होता है।
पहले मार कैसे देंगे, मतलब पहले दिखेगा ना उसे मैं उसकी तरफ आ रही हूँ। असॉल्ट पढ़ो। बस यहाँ तक पढ़ो। बट कभी कभी क्या होता है, कोई एकदम से पीछे से वार कर देता है, तो उसमें पहले बैटरी हुई है, उसमें पहले असॉल्ट हुआ है, उसमें पहले बैटरी हुई है। नेक्स्ट इज बॉडीली हार्म। अब क्या, बैटरी में जब मैंने फोर्स अप्लाई करी थी, जरूरी नहीं थी कि उसे चोट लगी हो, फिजिकल हार्म हुआ हो, बट जब फिजिकल हार्म भी हो जाएगा तो उसको क्या कहते हैं, बॉडीली हार्म। तो बैटरी में फोर्स अप्लाई हुई, असॉल्ट में डराया धमकाया, और बॉडीली हार्म में फिजिकली चोट भी लग गई। जब फिजिकली चोट भी लग गई तो वो बॉडीली हार्म है, और ये भी एक प्रकार का टॉर्ट। ठीक है। नेक्स्ट इज फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट मतलब होता है चार दीवारी में कैद कर देना। अगर आप किसी से भी उसकी पर्सनल लिबर्टी छीनते हो, किसी से भी उसकी लिबर्टी छीनते हो, राइट टू फ्रीली रोम अराउंड, राइट टू फ्रीली गो एनीवेयर, आप किसी से भी उसकी लिबर्टी की राइट छीनते हो, तो आपने उसको क्या किया है, चार दीवारी में कैद कर दिया है। ठीक है, उसको बोलते हैं फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, विच इज अ टॉर्ट। ठीक है, आप किसी को चार दीवारी में बंद नहीं कर सकते हो, किसी को बाहर जाने से रोक नहीं सकते हो। अगर वो अपने एज का है, अडल्ट हो चुका है, कंसिडरेबली अडल्ट है, तो वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है। क्लियर। सपोजिडली दो लोग लड़ रहे थे, और दो लोग इतना ज़्यादा लड़ रहे थे कि शायद एक दूसरे का खून कर देते। तो मिस्टर वाई ने क्या करा, जो बहुत ज़्यादा हाइपर था, उसको पता नहीं कैसे भी करके पकड़ा और रूम में बंद कर दिया। तो क्या उसने उसके साथ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट किया है? क्या ये टॉट है? तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट तो किया है, तुम लोग कह रहे हो। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, फॉल्स वर्ड है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। उसको चार दीवारी में बंद क्यों किया है? कि यार एक दूसरे का खून ना हो जाए, एक दूसरे का मर्डर ना हो जाए, कोई चीज होने से रोकने के लिए किया है। तो ये कर सकते हैं, लीगल जस्टिफिकेशन है हमारे पास ये करने के पीछे। अगर लीगल जस्टिफिकेशन नहीं होता तो आपने फॉल्स इम्प्रिजमेंट किया होता। ठीक है, पर लीगल जस्टिफिकेशन है तो आपने फॉल्स इम्प्रिजमेंट नहीं किया। क्लियर। रीड करो।
पढ़ा? नेक्स्ट इज मैलिशियस प्रोसिक्यूशन. मैलिशियस प्रोसिक्यूशन मतलब होता है, मैलिशियस मतलब होता है बैड फेथ, गलत तरीके से. प्रोसिक्यूशन मतलब फंसाना, किसी को गलत तरीके से गलत इल्जाम में फंसाना इज मैलिशियस प्रोसिक्यूशन. किसी को बिना रीजन से, बिना रीजन के किसी चीज में फंसाना इज मैलिशियस प्रोसिक्यूशन. मैलिशियस प्रोसिक्यूशन इज जब आप बिना किसी प्रोबेबल कॉज के या रीजनेबल रीजन के किसी को किसी प्रोसिक्यूट कर देते हो. प्रोसिक्यूट मतलब फंसा देते हो. तो दैट इज मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, जिसकी वजह से उसकी फ्रीडम छिन सकती है, जिसकी वजह से मे बी उसकी प्रॉपर्टी पे हक छिन सकता है, जिसकी वजह से उसके रिलेशनशिप्स खराब हो सकते हैं, रेप्यूटेशन खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. तो आप अगर किसी को गलत इल्ज़ाम में फंसा रहे हो तो उसे क्या बोलते हैं? मैलिशियस प्रोसिक्यूशन. देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, देयर मस्ट हैव बीन प्रोसिक्यूशन. आपने किसी चीज़ को फंसाया, किसी को फंसाया हो. देयर मस्ट हैव बीन वांट ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज, और आपके पास रीजनेबल कॉज नहीं है, आप ढूंढ रहे हो. वांट ऑफ मतलब कोई रीजन ढूंढ रहे हो फंसाने के लिए. द डिफेंडेंट मस्ट हैव एक्टेड मैलिशियसली, आपने इम्प्रॉपर मोटिव से सामने वाले को फंसाया हो. द प्लेंटिव मे हैव सफर्ड डैमेजेस, तुम्हारे फंसाने की वजह से सामने वाले को डैमेजेस सफर हुए हो. प्रोसिक्यूशन मस्ट हैव टर्मिनेटेड इन फेवर ऑफ प्लेंटिव, और जिसने फंसाया है वही जीता है और जो सही है वो हार गया है. तो प्लेंटिव जिसने फंसाया है वो जीत रहा है, उसकी बात सब मान रहे हैं. तो अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है, आप किसी को गलत तरीके से चीजों में फंसा रहे हो, तो उसे क्या कहते हैं? मैलिशियस प्रोसिक्यूशन. क्लियर? इसके ये सारे पॉइंटर्स पता होने चाहिए. क्लियर? नेक्स्ट इज नर्वस शॉक. जब आप मेंटली हर्ट होते हो, जब आप मेंटली हर्ट होते हो, जिसकी वजह से आप शायद डिप्रेशन में चले जाते हो, एंजाइटी इश्यूज आ जाते हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो वो भी एक प्रकार का टॉट है, जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा होना स्टार्ट हो गया. आपको शायद 10 लोगों के बीच में किसी ने बहुत बेइज्जती कर दी, जिसकी वजह से आप अब लोगों के सामने ही नहीं आ पा रहे, आप इमोशनल इम्बैलेंस्ड हो चुके हो. तो ये भी एक प्रकार का टॉट है. ठीक है? जब आप इमोशनली मेंटली वीक हो जाते हो, आप हर्ट इमोशनली होते हो, मेंटली होते हो, फिजिकली नहीं होते, तो वो मेंटल हर्ट इज ऑल्सो अ टॉट विच इज नोन एज नर्वस शॉक. आज के टाइम पे फिजिकली से ज़्यादा एवरीबडी इज मेंटली डिस्टर्ब, मतलब मेंटली डिस्टर्ब नहीं, मेंटली इम्बैलेंस्ड. ठीक है? सब लोग अपने आप से मेंटली किसी ना किसी चीज़ से फाइट कर रहे हैं. सो दैट इज़ वेरी मच प्रिवेलेंट नाउ अ डेज. जो हमें लगता है कि यार नहीं ये कुछ नहीं है, बट हर किसी में कोई छोटी से भी ट्रिगर होता है तो वो इतना ज़्यादा ऐसे परेशान हो जाता है. तो इतना ज़्यादा परेशान होने वाली बातें होती भी नहीं हैं. तो ऐसा कुछ भी हो रहा है, दिस इज अ नर्वस शॉक विच इज ऑल्सो अ टॉट. क्लियर? रीड कर लो एक बार. Any doubt? नेक्स्ट इज डेफमेशन. डेफमेशन मतलब क्या होता है? किसी की रेप्यूटेशन को अटैक करना, किसी की रेप्यूटेशन पर हार्म पहुंचाना. आपने किसी की पर्सनल वीडियो सोशल मीडिया पे डाल दी,
तो उससे आपने उसे क्या किया है, डिफेम किया है, उसकी रेपुटेशन हार्म करी है. तो विच इज़ नॉट अलाउड एंड विच इज़ ऑल्सो अ क्राइम एंड ऑल्सो अ टॉट. इट इज़ अ क्राइम अंडर सेक्शन 499 ऑफ IPC एक्ट. क्राइम भी है और ये टॉट भी है. डेफेमेशन दो टाइप के होते हैं, लाइबल और स्लैंडर. दो टाइप के होते हैं, लाइबल और स्लैंडर. लाइबल जो होता है, लाइबल जो होता है दैट इज परमानेंट डिफेमेशन. अब वीडियो डाल दी, चाहे डिलीट भी कर दो, बट किसी ने तो सेव कर ही ली होगी, तो ये परमानेंटली डिफेम हो गया. किसी के पोस्टर लगवा दिए पूरे लक्ष्मी नगर में कुछ लिख के अजीब सा, तो ये तो परमानेंट डेफेमेशन है. पर किसी को यहाँ पे मैंने बोल के किसी की रेपुटेशन पे हार्म कर दिया, तो वो टेम्पररी है. शायद यही 20-25 बच्चों में पता चलेगी वो बात, और किसी को नहीं पता चलेगी. ठीक है, तो टेम्पररी जो थोड़े टाइम बाद शायद भूल जाएंगे, परमानेंट जिसका कोई ना कोई सबूत रह ही जाएगा, वो भूला नहीं जाएगी बात. क्लियर? डिफेमेशन इज किसी की रेपुटेशन को हार्म करना. और डेफेमेशन क्राइम भी है और टॉट भी है. रीड करो ये पूरा. रीड करने को बोला है मैंने सब लोगों को, तो प्लीज रीड करें. यस. एफिगीज, स्टैचूज, ये सब एक तरीके के पुतले वगैरह, ये सब चीज़ें होता है. तो लाइबल परमानेंट है और स्लैंडर टेम्पररी है. ठीक है, और दोनों की इक्वल सजा है. पूछना है कुछ किसी को भी? दिस इज इट फॉर टुडे. इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू एंड आई कैन नॉट बर्डन यू अप विथ लॉट ऑफ कॉन्टेंट. So